हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनका पुनर्गठन भाग 4 में बात करेंगे। किस तरह से भारतीय राज्यों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था लागू की गई। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय संघ की शासन व्यवस्था कैसी रही, जो संघ बना उसकी शासन व्यवस्था कैसी रहे, इसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और जो देसी रियासतें थीं उनके जो नवाब थे उनके बारे में बड़ी एक विचार विमर्श का विषय था। भारतीय नरेशों के राज्यों का भारत में सम्मिलित होना एक बहुत बड़ी समस्या का एक पहलू था, जिसका उनका पुनर्गठन, जिससे वे शासन की उपयोगी इकाइयां बन सके और वहां प्रजातंत्रीय शासन स्थापित हो सके। इस समस्या के अन्य पहलू थे। भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाने के पश्चात सरदार पटेल इन राज्यों में प्रजातंत्रीय प्रणाली की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहते थे। जब तक अंग्रेजों का शासन रहा, भारतीय नरेशों को अपने निरंकुश शासन के लिए केंद्रीय सरकार से समर्थन मिलता रहा, परंतु स्वाधीन भारत की केंद्रीय सरकार राजाओं की निरंकुशता का समर्थन करने को तैयार नहीं थी। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों को समझाया कि अंग्रेजी साम्राज्य को केवल जन आंदोलन के माध्यम से ही समाप्त किया गया था, इसलिए राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा ही होना चाहिए। सरकार ने उन्हें यह चेतावनी भी दी कि वह किसी भी राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैलने नहीं देगी। ऐसी स्थिति में भारतीय नरेशों की अपनी विवशता स्पष्ट दिखाई दी। दूसरी तरफ सरदार पटेल ने दुविधाग्रस्त नरेशों को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा। इस आश्वासन की स्थिति को बदलने में सहयोग दिया और सभी नरेशों ने सरदार पटेल के सुझाव को स्वीकार करते हुए अपने अपने राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करने तथा सुधारों को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया। परिणाम स्वरूप इन राज्यों में एक रक्तहीन क्रांति हो गई। देसी रियासतें राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ गई। अब हम बात करें बाह्य विलय और आंतरिक संगठन की, तो हम बात करेंगे देसी रियासतों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था का आश्वासन तो मिल गया, परंतु भारत सरकार के लिए एक अन्य बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। सरदार पटेल चाहते थे कि देसी रियासतों के लोगों को भी आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में समान अवसर एवं सुविधाएं मिले, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाधा आर्थिक संसाधनों की थी। अधिकांश देसी रियासतें आर्थिक दृष्टि से इतनी कमजोर और सीमित थी कि वे अपने ही बलबूते पर विकास की दिशा में कदम उठाने में असमर्थ थी। जन कल्याण की दृष्टि से उनके स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व का औचित्य ही नहीं था। अतः काफी विचार विमर्श के बाद सरदार पटेल ने 2 प्रकार की पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया, एक बाह्य विलय और दूसरा आंतरिक संगठन। हम बात करें पहले बाह्य विलय की, तो बाह्य विलय में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अथवा पड़ोसी प्रांतों में विलय करके एक बड़ा राज्य बनाया गया, और आंतरिक संगठन के अंतर्गत इन राज्यों में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था लागू की गई, जिससे आम आदमी भी दैनिक प्रशासन से जुड़कर उसका सहयोगी एवं समर्थक बन गया। दूसरे शब्दों में राज्यों में नरेशों के निरंकुश शासन के स्थान पर अब जनता का शासन स्थापित हो गया। दिसंबर 1947 ईस्वी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 39 राज्यों का उड़ीसा और मध्य प्रांत में विलय हुआ। फरवरी 1948 ईस्वी में 17 दक्षिणी राज्यों को बंबई प्रांत के साथ मिला दिया गया। जून 1948 ईस्वी में गुजरात तथा काठियावाड़ के सभी राज्यों को भी बंबई प्रदेश के साथ सम्मिलित कर दिया गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों को मिलाकर एक नया संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू कहा गया। इसी आधार पर मत्स्य, विंध्य प्रदेश और राजस्थान का निर्माण किया गया। आगे हम इस वीडियो में इतना ही। आगे हम एकीकृत राजस्थान के निर्माण की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय राज्यों का एकीकरण और 1956 ईस्वी में उनका पुनर्गठन